आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आइए भारत की मिट्टी यानी सॉइल की इस बहुत ही डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स दुनिया का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करते हैं। अक्सर हम धरती के सबसे ऊपरी परत को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि यही हमारे जीवन का असली बेस है। तो चलिए बिल्कुल ग्राउंड लेवल से इसकी शुरुआत करते हैं। कभी इस बात पर ध्यान गया है कि एक छोटा सा घास का तिनका हो या फिर एक विशाल पेड़, ये आखिर इस मिट्टी से उगते कैसे हैं? ये सवाल इस बात का सबूत है कि मिट्टी सिर्फ धूल या बेजान गंदगी नहीं है। ये एक बेहद डायनामिक यानी कि बिल्कुल जीवित सिस्टम है, जिसके बिना हमारे खाने और जिंदगी की कल्पना करना भी नामुमकिन है। आज हम इस चर्चा में मुख्य रूप से 5 बातों पर फोकस करेंगे। पहला, मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल। दूसरा, मिट्टी का वर्गीकरण। तीसरा, भारत की प्रमुख मिट्टियां। चौथा, मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव का खतरा। और आखिर में इसे बचाने के तरीके। बस यही हमारा आज का एजेंडा है। तो चलिए सबसे पहले सॉइल प्रोफाइल पर आते हैं। सच बताएं तो मिट्टी 1-2 दिन में नहीं बनती। ये हजारों लाखों साल की एक लंबी प्रोसेस है, जिससे मिट्टी अलग अलग परतों या लेयर्स में बन जाती है। इन्हें हम संस्तर या होराइजन कहते हैं। सबसे ऊपर होता है क संस्तर, जहां जैविक पदार्थ, मिनरल्स और पानी एक साथ मिलते हैं, जो पौधों की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है। इसके ठीक नीचे ख संस्तर एक ट्रांजिशन जोन का काम करता है। और सबसे नीचे आता है ग संस्तर, जो बेसिकली मूल चट्टान यानी बेडरॉक के टूटने से बनी ढीली सामग्री होती है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, भारत की मिट्टी का वर्गीकरण। इतने बड़े और अलग अलग लैंडफॉर्म्स वाले देश में मिट्टी का क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आंकड़े देखें तो एक क्लियर पिक्चर मिलती है। पूरे भारत में इंसेप्टिसोल्स और एंटीसोल्स का भारी दबदबा है। ये दोनों मिलकर देश के लगभग 68% हिस्से को कवर करते हैं। वैज्ञानिक इसी तरह के वर्गीकरण से मिट्टी की प्रॉपर्टीज को बेहतर ढंग से समझते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां हम अलग अलग प्रमुख मिट्टी के प्रकारों को एक्सप्लोर करेंगे। भारत की टोपोग्राफी और क्लाइमेट में इतनी ज्यादा वैरायटी है कि वही डिसाइड करता है कि कहां किस तरह की मिट्टी होगी। उत्तर की बड़ी नदी घाटियों से लेकर दक्षिण के पठारों तक जलोढ़, काली, लाल और दूसरी मिट्टियों का फैलाव पूरी तरह से मौसम और जमीन की बनावट पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम सबसे महत्वपूर्ण जलोढ़ मृदा को देखें तो इसमें 2 बड़े दिलचस्प प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। खादर बिल्कुल नया जलोढ़ है जो हर साल नदियों की बाढ़ से फ्रेश हो जाता है। इसमें महीन गाद होती है जो इससे सुपर फर्टाइल बनाती है। वहीं दूसरी तरफ है बांगर, जो थोड़ा पुराना जलोढ़ है, नदी घाटियों से दूर होता है और इसमें कंकड़ मिलते हैं। यही वजह है कि उत्तरी मैदानों में सघन कृषि यानी इंटेंसिव फार्मिंग के लिए हमेशा खादर ही पहली पसंद होता है। एक और बड़ी कमाल की सॉइल है दक्कन के पठार की काली मिट्टी। इसकी सबसे खास बात है इसकी स्वतः जुताई यानी सेल्फ प्लाउइंग की आदत। होता क्या है कि जब मौसम सूखा होता है तो इसमें गहरी और चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे हवा अंदर चली जाती है और जैसे ही बारिश होती है ये फूल जाती है और नमी को बहुत लंबे वक्त तक रोक कर रखती है, एकदम नेचुरल स्पंज की तरह। लैटराइट मृदा की कहानी थोड़ी अलग है। यह नाम लैटिन शब्द लेटर से आया है, जिसका मतलब होता है ईंट। ये मिट्टी वहां बनती है जहां टेम्परेचर बहुत हाई हो और बारिश भी भारी हो। तेज ट्रॉपिकल बारिश के चलते सारे न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं, जिसे निक्षालन या लीचिंग कहते हैं। पीछे जो बच जाता है वो है लोहे और एल्यूमिनियम से भरपूर मिट्टी। उर्वरक डालकर इसमें काजू जैसी फसलें उगाई जाती हैं। और हाँ, बिल्डिंग्स के लिए ईंटें बनाने में तो ये बिल्कुल अपने नाम की तरह ही परफेक्ट है। इसके बिल्कुल उलट पश्चिमी राजस्थान जैसे शुष्क इलाकों को ले लीजिए। यहाँ की शुष्क मृदा या एरिड सॉइल बिल्कुल रेतीली होती है और इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जमीन के नीचे कंकड़ की परतें पानी को नीचे रिसने से रोक देती हैं। पानी की कमी और हाई इवेपोरेशन की वजह से नमी कम जरूर होती है, लेकिन अगर ठीक से सिंचाई की व्यवस्था हो तो इस रेत को भी हरा भरा बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, अब एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो वाकई चिंता का विषय है, मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन का खतरा। हमने देखा कि मिट्टी कितनी जरूरी है, पर रियलिटी ये है कि बढ़ती आबादी, जंगलों की कटाई, जानवरों की अत्यधिक चराई और गलत कृषि पद्धतियों के चलते ये टॉप सॉइल बहुत तेजी से बर्बाद हो रही है। हवा और बहता पानी प्राकृतिक ताकतें तो हैं, पर इंसानी गतिविधियों ने इनके असर को कई गुना बढ़ा दिया है।
नतीजा, हर साल लाखों टन उपजाऊ मिट्टी और जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जमीन पर बनने वाली गहरी खाइयों को अवनालिका अपर्दन या गुल्ली इरोजन कहते हैं, और ये देखने में वाकई किसी गहरे घाव जैसे लगते हैं। तेज बारिश का पानी ढलान से बहते हुए इतनी गहरी नालियां बना देता है कि जमीन किसी काम की नहीं रहती। अगर इसका सबसे डरावना उदाहरण देखना हो तो चंबल घाटी में फैले हुए विशाल बीहड़ या बैडलैंड्स के बारे में सोचिए। ये अपर्दन का सबसे विकराल रूप है। तो पांचवां और आखिरी पॉइंट, क्या सब कुछ खत्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं। चलिए उन तरीकों की बात करते हैं जिनसे हम इस अमूल्य मिट्टी को बचा सकते हैं। सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग जरूर है, पर संरक्षण के कई प्रैक्टिकल तरीके मौजूद हैं। ढलानों पर समोच्च रेखाओं या कॉन्टोर के अनुसार मेड़ बनाना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना यानी वनीकरण, जानवरों की चराई को कंट्रोल करना और आवरण या कवर फसलें उगाना, ये सब वो अचूक कदम हैं जो मिट्टी को बहने से रोकते हैं, क्योंकि पेड़ों और पौधों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती हैं। पहाड़ी इलाकों में आपने सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग के बारे में सुना होगा। ये इंसानों द्वारा निकाला गया एक मास्टर स्ट्रोक है। खड़ी ढलान को सीढ़ियों में बदल देने से पानी के बहने की स्पीड एकदम से कम हो जाती है। ये सिर्फ मिट्टी को कटने से ही नहीं रोकता, बल्कि पानी को जमीन में रिसने का पूरा वक्त भी देता है, जिससे वहां खेती संभव हो पाती है। बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इसमें आगे आ रहे हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी राजस्थान में काजरी, CAZRI जैसी संस्थाएं मरुस्थलीकरण को फैलने से रोकने के लिए एक बहुत शानदार काम कर रही हैं। वे रेत के टीलों को उड़ने से रोकने के लिए पेड़ों की एक मजबूत रक्षक मेखला यानी शेल्टर बेल्ट्स लगा रहे हैं, ताकि मिट्टी वहां स्थिर हो सके। खैर, इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। एक तरफ बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए हमें सघन कृषि यानी इंटेंसिव फार्मिंग की सख्त जरूरत है, पर दूसरी तरफ इस फूड का बेस यानी हमारी मिट्टी को बचाना भी तो उतना ही जरूरी है। आखिर हमारा समाज खेती की जरूरत और मिट्टी के संरक्षण के बीच ये नाजुक बैलेंस कैसे बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा। सोचिए, क्या बिना मिट्टी के घास का एक तिनका भी उग सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना? अक्सर हम उस चीज पर ध्यान ही नहीं देते जिस पर हम सचमुच खड़े हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम धरती की उस सबसे ऊपरी परत के रहस्य खोलने जा रहे हैं जो हम सबके वजूद का आधार है। तो फाउंडेशन टू फ्यूचर, द जर्नी एंड ज्योग्राफी ऑफ सॉइल, यानी आधार से भविष्य तक की इस यात्रा में आपका स्वागत है। हम एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस को समझने वाले हैं, क्योंकि मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा जीवंत तंत्र है, एक लाइफ सिस्टम है। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मिट्टी और उसके बनने की प्रक्रिया से, फिर देखेंगे इसके निर्माण के फैक्टर्स, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियाँ, इसके बाद मृदा अवकर्षण यानी सॉइल डिग्रेडेशन, और आखिर में इसे बचाने की रणनीतियाँ। चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं, मृदा और उसका निर्माण। आखिर ये मिट्टी बनती कैसे है? इसके लिए एक खास साइंटिफिक टर्म है पेडोलॉजी। आसान भाषा में कहूँ तो ये प्राकृतिक पर्यावरण में मिट्टी के बनने, उसके स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन की स्टडी है। मतलब जब चट्टानों का चूरा, पानी, हवा और जैविक चीजें, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, ये सब एक साथ मिलते हैं, तब जाकर ये कमाल का मिक्सचर तैयार होता है। जो साइंटिस्ट्स इस प्रोसेस को पढ़ते हैं उन्हें पेडोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगर जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा जाए तो मिट्टी की अलग अलग परतें दिखेंगी, जिसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 संस्तर यानी होराइजन्स होते हैं। सबसे ऊपर है होराइजन ए। ये वो लेयर है जहां सारा मैजिक होता है। यहीं पर ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और पानी मिलकर पौधों को जीवन देते हैं। इसके ठीक नीचे होराइजन बी आता है, जो एक तरह का ट्रांजिशन जोन है। इसमें थोड़े बहुत जैविक पदार्थ और टूटे फूटे मिनरल्स होते हैं। और सबसे नीचे है होराइजन सी, जो असल में ढीली चट्टानें हैं। यहीं से तो मिट्टी बनने की पूरी कहानी शुरू होती है। पर जाहिर है ये परतें रातों रात नहीं बन जाती। तो हमारा दूसरा सेक्शन है मृदा निर्माण के कारक। मिट्टी को बनाने के पीछे मुख्य रूप से 5 फैक्टर्स काम करते हैं। पहला, जनक सामग्री यानी पेरेंट रॉक। इसी से तय होता है कि मिट्टी का टेक्सचर और मिनरल्स कैसे होंगे। दूसरा है टोपोग्राफी, यानी जमीन समतल है या ढलान वाली। तीसरा और बहुत अहम फैक्टर है जलवायु या क्लाइमेट, जिसमें तापमान और बारिश का बड़ा रोल होता है।
चौथा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी ह्यूमस और नाइट्रोजन फिक्सेशन। और पांचवा जो इन सब पर हावी है वो है समय। और जब समय की बात आती है तो मतलब कुछ दिनों या सालों से नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, मिट्टी का बनना कोई ऐसा काम नहीं है कि इसे माइक्रोवेव में रखा और ये झटपट तैयार हो गई। इसमें हजारों साल लगते हैं। सच में एक कठोर चट्टान से उपजाऊ मिट्टी बनने का ये प्रोसेस इतना धीमा है कि इसे किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से तेज नहीं किया जा सकता। अब इस साइंस से थोड़ा आगे निकलकर भारत के भूगोल की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है भारत की प्रमुख मृदाएं। अगर हम ICAR और USDA के डेटा को देखें तो भारत का क्लासिफिकेशन काफी इंटरेस्टिंग है। इंसेप्टिसोल्स भारत के लगभग 39.74% हिस्से को कवर करते हैं। इसके बाद 28.08% के साथ एंटीसोल्स का नंबर आता है। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि हमारे देश का लैंडस्केप कितना विशाल और डाइवर्स है। पूरे देश के स्तर पर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। उत्तर के बड़े जलोढ़ मैदानों से लेकर तटीय इलाकों की लैटेराइट पट्टियों तक अलग अलग भौगोलिक और मौसमी वजहों ने भारत की धरती को बिल्कुल अलग अलग रंग और गुणों में बांट दिया है। चलिए बात करते हैं उस मिट्टी की जो भारत के लगभग 40% हिस्से पर राज करती है, जलोढ़ या एलुवियल मिट्टी। इसके दो बहुत ही खास प्रकार हैं। पहला है खादर, जो नया जलोढ़ है। ये हर साल बाढ़ के पानी के साथ बहकर आता है। इसके कण बहुत बारीक होते हैं और ये गजब की उपजाऊ होती है। इसके उलट है बांगर, यानी पुराना जलोढ़। ये बाढ़ वाले इलाकों से थोड़ा दूर जमा होता है और इसमें कैल्शियम के कंकड़ पाए जाते हैं। अब दक्कन के पठार की तरफ चले तो वहां हमें मिलती है ज्वालामुखीय काली मिट्टी। इसकी सबसे हैरान करने वाली खूबी है इसकी सेल्फ प्लाउइंग या स्वतः जुताई की क्षमता। जब ये गीली होती है तो एकदम फूल कर चिपचिपी हो जाती है, लेकिन सूखे मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। यही दरारें इसे लंबे समय तक नमी को रोक कर रखने में मदद करती हैं। कपास की खेती के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। देश के बाकी हिस्सों को देखें तो कुछ और मिट्टियां भी बहुत अहम है, जैसे लाल और पीली मिट्टी। लोहे के फैलाव की वजह से ये लाल दिखती है और जब इसमें पानी मिलता है तो ये पीली हो जाती है। फिर आती है लैटेराइट मिट्टी, जो भारी बारिश वाले इलाकों में बनती है। ये ईंट जैसी सख्त होती है और काजू उगाने के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा रेगिस्तानी इलाकों की शुष्क रेतीली मिट्टी है, जिसमें नमी की कमी होती है। और हाँ, पीठमय मृदा, जो ज्यादा नमी और घने जंगल वाले इलाकों में मिलती है, जहाँ इसमें 40 से 50% तक ऑर्गेनिक मैटर होता है। लेकिन प्रकृति का ये खजाना आज खतरे में है। हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, मृदा अवकर्षण और अपर्दन। तो ये सॉइल डिग्रेडेशन आखिर है क्या? आसान शब्दों में समझे तो जब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और न्यूट्रिशन लेवल गिरने लगता है या फिर कटाव और गलत इस्तेमाल की वजह से उसकी गहराई कम हो जाती है, तो उसे मृदा अवकर्षण कहते हैं। ये एक बहुत ही कड़वी वैज्ञानिक सच्चाई है जो हमारी जमीन के संसाधनों को तेजी से खत्म कर रही है। अब जरा पानी की ताकत का अंदाजा लगाइए। जब तेज बहता पानी ढलान वाली और अच्छी खासी खेती की जमीन को गहरी खाइयों में बदल देता है तो उसे अवनालिका अपर्दन यानी गुल्ली इरोजन कहते हैं। हवा और पानी तो प्राकृतिक कारण हैं ही, लेकिन हमारी अपनी गतिविधियों ने इस कटाव की स्पीड को इतना बढ़ा दिया है कि उपजाऊ जमीनें देखते ही देखते बर्बाद हो रही हैं। और सिर्फ कटाव ही नहीं, एक और बहुत बड़ी समस्या है जो हमने खुद पैदा की है। जिन इलाकों में बहुत ज्यादा खेती और सिंचाई होती है, खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन वाले क्षेत्रों में, वहां पानी के ओवरयूज से कैपिलरी एक्शन या केशिका क्रिया होने लगती है। इससे होता यह है कि जमीन के नीचे का नमक खिंचकर ऊपर सतह पर आ जाता है। नतीजा, जो जमीन कभी बहुत उपजाऊ थी वो खारी और लवणीय हो जाती है। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे हमारे कुछ कदम उल्टे भी पड़ सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, और यही हमारा पांचवा और आखिरी सेक्शन है, मृदा संरक्षण की रणनीतियां। मिट्टी को बचाने और उसकी सेहत सुधारने के लिए कई कमाल के तरीके हैं, जैसे सीढ़ी नुमा खेती या टेरेस फार्मिंग। इसमें पहाड़ों के ढलानों पर सीढ़ियां बनाई जाती हैं ताकि पानी का तेज बहाव रुक सके। दूसरा तरीका है समोच्च रेखीय जुताई यानी कॉन्टोर प्लॉइंग, जिसमें जमीन के नेचुरल ढलान के हिसाब से जुताई होती है। तीसरा और सबसे असरदार तरीका है एफॉरेस्टेशन या पेड़ लगाना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को ऐसे जकड़ कर रखती हैं जैसे कोई मजबूत जाला।
और हाँ, जानवरों की जरूरत से ज्यादा चराई पर सख्त रोक लगाना भी उतना ही जरूरी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेटर के बाद एक बहुत ही सीधा सा सवाल जहन में आता है। जिस मिक्की को बनने में हजारों साल लग गए, क्या उसे बचाना आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं है? जरा सोचिए, जो परत हमारे पूरे अस्तित्व की, हमारे भोजन की नींव है, उससे बर्बाद होने में महज कुछ दशक लगते हैं, लेकिन वापस बनने में सदियां गुजर जाती हैं। इस बहुमूल्य संसाधन को समझना और इसे बचाना अब एक विकल्प नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी जरूरत है।